आज के इस वीडियो के भाग 2 का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके भाग 1 में हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और किस प्रकार से उन्होंने मगध पर अपना अधिकार स्थापित किया था, इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की शासक बनने के बाद की उपलब्धियां अब हम पार्ट 2 में देखेंगे। मगध का सम्राट बनने के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण घटना चंद्रगुप्त के जीवन में हुई वो थी सेल्यूकस से युद्ध। नंद वंश के पतन और मगध के सम्राट के रूप में सिंहासनारोहण के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य के शासक बन गए। और जिस समय चंद्रगुप्त अपने इस विशाल साम्राज्य को सुदृढ़ और सुगठित कर रहे थे, उस समय यूनान में सिकंदर का देहांत हो गया था और उसके सेनापति सेल्यूकस वहां के शासक बन गए थे और वो एशियाई यूनानी साम्राज्य को प्रबल बनाने का प्रयास कर रहा था। सेल्यूकस सिकंदर के समान ही बहुत महत्वाकांक्षी और वीर था और अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेश, जो कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गए थे, उन्हें पुनः अधीन करने का प्रयास कर रहा था। तो सबसे पहले वो स्थान जो मगध के आक्रमण से पहले सिकंदर के अधीन थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन पर अधिकार कर लिया था, उनके लिए सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध आवश्यक हो गया था। सेल्यूकस ने सबसे पहले बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में उसे सफलता मिली और सेल्यूकस भारत की ओर बढ़ने लगा। 305 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु नदी, जो भारत और यूनान के शासक के बीच की सीमा बन रही थी, उनके तट पर पहुंचे। और यूनानी इतिहासकारों ने इस युद्ध के बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध में भयंकर हार हुई थी सेल्यूकस की। लेकिन स्ट्रेबो के वर्णन से ज्ञात होता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में एक संधि हुई थी और इस संधि की जो शर्तें थी उससे अनुमान लगाया जाता है कि इससे सेल्यूकस की करारी हार भी हुई थी। इस संधि की शर्तों के आधार पर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया, जो हेरात, जो अफगानिस्तान और हेरात का जो भाग है, फरोक निशिदे, जो काबुल की घाटी है, और एकोशिया, जो कांधार है, और जेड्रोशिया, जो कि बलूचिस्तान है, ये प्रदेश प्रदान किए। ये आज भी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित महत्वपूर्ण स्थान है और ये चंद्रगुप्त को सेल्यूकस की संधि से प्राप्त हुए। सेल्यूकस ने न सिर्फ ये स्थान चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए, बल्कि अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और चंद्रगुप्त ने उन्हें उपहार स्वरूप 500 हाथी प्रदान किए। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार से हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अपने एक राजदूत, जिनका नाम मैगस्थनीज है और जिनके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। मैगस्थनीज ने जो किताब इंडिका लिखी है उसमें भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में और उस काल की समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। मैगस्थनीज पाटलिपुत्र में लंबे समय तक रहा और इंडिका पुस्तक में उसने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। मौर्य साम्राज्य के साथ ये मैत्रीपूर्ण संबंध सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों के बीच भी कायम रहे। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह हुआ और ये एक अंतरराष्ट्रीय विवाह था, जिसमें ग्रीक राजकुमारी और मौर्य राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों देशों के मध्य दोस्ती के संबंध स्थापित हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को आप देखिए, सेल्यूकस के साथ संधि होने के पश्चात हेरात, काबुल, कंधार, सिंधु घाटी, बलूचिस्तान, मकरान और जो सिंधु नदी के किनारे का जो प्रदेश है, सारा, पंजाब, कुरु, पांचाल, कौशल, अंग, मगध, उज्जैन, मालवा, सौराष्ट्र, ये सब जो थे चंद्रगुप्त के साम्राज्य का विशाल साम्राज्य। आप देख सकते हैं पूरा उत्तरी भारत जो था वो चंद्रगुप्त के साम्राज्य का भाग बन चुका था। चंद्रगुप्त ने एक बड़ी सेना का निर्माण करके इसके पश्चात भी अपनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सेल्यूकस निकेटर को भारतीय क्षत्रपों में विस्तार किया, वैवाहिक गठबंधन हासिल किए। उसने एक और विवाह मूसा के यवन राजा सुलुवा की पुत्री से भी किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने बौद्ध जाति और यवन जातियों को मिलाया।
चंद्रगुप्त मौर्य के एक पुत्र हुआ जिनका नाम बिंदुसार रखा गया। चंद्रगुप्त और सैल्यूकस के मध्य ये जो दोस्ती हुई थी, इसके परिणाम भारतीय इतिहास में दूरगामी हुए। एक तो यूनानी आक्रमणों से भय जो था वो खत्म हो गया और बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार मौर्य काल में हो गया और मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गई। अब इसके पश्चात पश्चिम और दक्षिणी भारत में चंद्रगुप्त ने और भी विजय की। सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी भारत की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम और दक्षिणी भारत की विजय से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, सौराष्ट्र और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की और ये तथ्य रुद्रदामन की गिरनार अभिलेख से शिलालेख से प्राप्त होता है जो जूनागढ़ में स्थित है। चंद्रगुप्त ने अवंती के पड़ोसी प्रांत को भी हटा दिया और उसकी राजधानी उज्जैन ये मौर्य साम्राज्य के वायसराय की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट बन गई। महाराष्ट्र के कोंकण जिले के सोपारा के शिलालेख से भी महाराष्ट्र की विजय के बारे में पता चलता है। तो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, अवंती और कोंकण इन स्थानों पर, अवंती मध्य प्रदेश में है, सौराष्ट्र गुजरात में है, महाराष्ट्र में और कोंकण जिसको गोवा के प्रदेश है, उन स्थानों पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय प्राप्त की। इसके बाद आती है उसकी दक्षिण भारत की विजय। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की राजनीति का एकीकरण किया। ये निश्चित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में मौर्य साम्राज्य को मैसूर और नेल्लोर तक बढ़ाया। दूसरे और 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि अशोक के साम्राज्य का मैसूर और दक्षिण में नेल्लोर तक विस्तार किया गया। अशोक ने अपने साम्राज्य में केवल एक विजय प्राप्त की थी, वो थी कलिंग की, और बिंदुसार अपने समय में कोई जीत नहीं प्राप्त कर पाया था। तो दक्षिण में जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार था वो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुआ। अपने साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे दक्षिण क्षेत्रों को छोड़कर और कलिंग को छोड़कर पूरे साम्राज्य में विस्तृत कर दिया गया था। भारत के बहुत से एकीकरण के पश्चात चंद्रगुप्त और चाणक्य ने न सिर्फ भारत में साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की एक श्रृंखला को भी पारित किया। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र यानी जिसे पटना कहा जाता है, वहां से एक केंद्रीय प्रशासन की मजबूत केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की। एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जिसका राज्य संगठन कुशल और सुसंगठित था, सेना बहुत संगठित थी, सिंचाई, मंदिरों, खानों, सड़क जैसे बुनियादी आधारभूत ढांचे का निर्माण किया, जिससे मगध न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य बना बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत अर्थव्यवस्था भी मगध के सामने थी। ऐतिहासिक जैन ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन बन गए थे और जैन धर्म का पालन करते हुए जो जैन धर्म के आचार्य थे भद्रबाहु, उनके साथ उन्होंने अपने धन और शक्ति का त्याग किया और उपवास में रहकर दक्षिण भारत में शांति पूर्वक उन्होंने जैन धर्म के अनुसार मृत्यु को प्राप्त किया। ऐसी जानकारी जैन धर्मों से ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत के और दक्षिण एशिया का एक बड़ा हिस्सा एकजुट हो गया था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म यानी प्राचीन हिंदू धर्म और आजीवक जैसे विभिन्न संप्रदाय उनके शासन में संपन्न हो रहे थे और पूरे साम्राज्य में बहुत अच्छा प्रशासन था, अर्थव्यवस्था और आधारभूत ढांचा बहुत अच्छा था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट माना जाता है और जिसके कारण मगध जो था एक बहुत ही समृद्ध साम्राज्य बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही नाम आता है चाणक्य का, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये सब जो प्रश्न, ये जो जानकारियां हैं, ये आपके छोटे क्वेश्चंस के रूप में भी पूछी जाती हैं। कौटिल्य किसको कहा जाता है? कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र जो था वो उस काल की राजनीति और प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण पुस्तक थी और ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, जो प्रारंभिक स्रोत है। इसमें अस्त्र शस्त्र, सरकार और राजनीति सब पर बहुत अच्छी आधिकारिक जानकारियां हैं और मौर्य काल की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का ये स्पष्ट विश्लेषण करता है। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य का यदि मूल्यांकन करें तो ये एक महान सेनानायक था।
क्योंकि इसने ना सिर्फ सिकंदर के काल में सिकंदर से भी युद्ध किया, उसके सेनापति सेल्यूकस से युद्ध किया और भारत को यूनानियों से मुक्त कराया। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य एक महान साम्राज्य निर्माता था। इन्होंने अपनी विजयों के फलस्वरूप अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर दूर तक विस्तृत किया और साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक और हिंद कुश से पूर्व में बंगाल तक इनका साम्राज्य विस्तृत था, जो पूरा ही नॉर्थ इंडिया कवर कर रहा था। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत विशाल था। न सिर्फ विशाल साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि उसमें प्रशासन की भी बहुत व्यवस्था थी। अत्यंत कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर उसने अपने प्रशासन को कुछ भागों में बांटा और ये बात भी जानने के लिए है कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन की व्यवस्थाओं को ही भारत में अंग्रेजों ने भी लगभग उसी व्यवस्था को अपनाया। केंद्रीय शासन भी महत्वपूर्ण था और स्थानीय स्वशासन भी महत्वपूर्ण था। तो ये जो दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन था, ये चंद्रगुप्त के काल की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही वो एक लोक कल्याणकारी राज्य भी था। ये नहीं था कि वो डिक्टेटर की तरह या ऑथोरिटेरियन की तरह काम करता था। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के लिए भी कार्य करते थे। वे कूटनीतिक प्रतिभा से संपन्न थे। उनकी कूटनीति के कारण ही उसने सेल्यूकस से अफगानिस्तान का प्रदेश छीना। यवनों के साथ भी उसने दोस्ती के संबंध स्थापित किए। इस प्रकार इन सब बातों से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, एक महान सेना नायक और एक बहुत बड़ा विजेता था और अपने 24 वर्षों के शासन काल में उसने जितनी सफलताएं प्राप्त की, उसका उदाहरण और किसी भारतीय शासक के पास प्राप्त नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आपको आपके विषय से संबंधित अन्य जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। बहुत सारे वीडियोस जो फर्स्ट ईयर के और बाकी बच्चों के भी काम आएंगे, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आवश्यक हैं। तो इसके भाग के अन्य वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।